हेलो एवरीवन। तो बच्चों लेक्चर में फिफ्थ हम लोग आज शुरू करेंगे वेक्टर एनालिसिस में। और इस लेक्चर में हम लोग जो फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम मेथड, उस टॉपिक पर हम लोग आज ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ पीवाईक्यू से क्वेश्चंस भी करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक पर कितने क्वेश्चंस या कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमें इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। बट कोई भी टॉपिक हम कितना भी अच्छे से पढ़ लें, कितना भी क्लियर ना हो जाए, जब तक उस पर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो एकदम अधूरा ही रहेगा। तो ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड बहुत मुश्किल मेथड नहीं है, ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन बहुत मुश्किल नहीं है, बट जब तक उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरा ये अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तो एक पढ़ना समझना एक अपनी तरफ है, प्रैक्टिस एक अलग वो है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो एकदम करना ही करना है। और बिलीव करो कि प्रैक्टिस को के क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुमको और परफेक्शन देगा। अब कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें कि परफेक्ट, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तुम जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस तुम ट्राई कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो उतना ही तुमको बेनिफिट करेगा। तो कभी भी नंबर्स नहीं गिनना है, क्या रहे 10 क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया, अब बहुत है, ऐसा नहीं है। जब तक मन करे, जब तक क्वेश्चन अवेलेबल हो, जब तक मूड में हो, करते रहो। कभी गिनो मत, कभी देखो मत, बस जस्ट डू इट, ऐसा कहीं मत करना, ठीक है। तो पैरेललोग्राम मेथड बहुत सिंपल मेथड, बहुत बेसिक मेथड है, बट जैसे को मैंने पहले कहा था कि सिर्फ वेक्टर चैप्टर तक ही इसका एप्लीकेशन नहीं है। इनफैक्ट ये समझो कि अभी तो शुरू हो रहा है, आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे, जहाँ भी वेक्टर्स की बात होगी, ये मेथड ऑटोमेटिकली वहाँ पर तुम्हारे सामने आएगा। तो बहुत अच्छे इसके बारे में हमको जानना होगा, समझना होगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं इस पे आज तुमको समझाऊंगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे करना होगा, और पीपीएस की बात पहले कर लिया जाए एक बात वो भी। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट अवेलेबल होना शुरू हो गया है। और फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट का 1 पार्ट, अभी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, 1 पार्ट अवेलेबल है। और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से बिल्कुल भी आराम से उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा सामने, ठीक है। क्वेश्चन बहुत, मैं जैसा कि तुमको मैंने बताया कि मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि क्वेश्चंस हम वैसे करें जो हमारे काम के हो, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए। वरना तो फिर भंडारे क्वेश्चंस का करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चंस तुमको पीपीएस से मिलेंगे या यहाँ पर मैं कराऊंगा, उनमें एक बात का हमेशा तुमको बेनिफिट मिलेगा। पहली बात तो वो कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर करेंगे, तुम्हारे जो डाउट्स जहाँ पर पे होते हैं उनको हिट करने वाले क्वेश्चंस होंगे। सेकेंडली कि तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू एकदम हॉट फेवरेट होंगे वो सारे क्वेश्चंस। तो इनको बहुत सिंसियरली, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी मेक्स एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद देम रिस्पेक्टिवली। एंगल की बात हो रही, जो हम लोग पहले समझ भी चुके हैं। भाई कह रहा है कि एक 2 वेक्टर्स है ए और बी, ठीक है, अच्छी बात है। 2 वेक्टर्स ए और बी ले लिया। अब इनका जो रिजल्टेंट है मेक्स एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद देम रिस्पेक्टिवली। इनका जो रिजल्टेंट है, जो हम जानते हैं, जो उनके बीच से पास करेगा ए और बी के बीच में, उसका दोनों वेक्टर्स के साथ एंगल हमको दे रखा है। तो ये इनका सपोज दैट रिजल्टेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स से जो एंगल फॉर्म करते हैं वही दोनों एंगल्स हमको दिया है कि अल्फा एंड बीटा। वेक्टर ए से जो फॉर्म किया वो अल्फा, वेक्टर बी से जो फॉर्म किया बीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब इन अल्फा और बीटा का आपस का म्यूचुअल रिलेशन फाइंड करना है, कौन कब किससे बड़ा होगा, कब बराबर होंगे, ये एंगल्स का आपस का रिलेशन पता करना है। कैलकुलेशन नहीं करना है कि अल्फा कितना है बीटा कितना है, कर भी नहीं सकते, बहुत कुछ उसके लिए पता होना चाहिए, बट इनका म्यूचुअल रिलेशन, कौन किससे कब बड़ा होगा, कौन बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, ये तो पता कर सकते हैं हम लोग। वही तुमको ऑप्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंगल्स बराबर होने का मतलब क्या होगा? एंगल्स बराबर होने का मतलब ये होगा कि रिजल्टेंट एकदम 20 से पास करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो एंगल्स अगर बराबर हैं, रिजल्टेंट 20 से पास करेगा, कब पास करेगा? तुमको ने बताया था शुरुआत में ही, जब ये एंगल्स तुमको पढ़ा रहा था, tan अल्फा tan बीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था कि ये एंगल्स बराबर होने का मतलब रिजल्टेंट 20 से पास करेगा। और 20 से तभी पास कर सकता है, ये बीच को या बीचों बीच कहना बिल्कुल ठीक होगा। राइट इन द मिडिल, ए एंड बी, ए और बी के एकदम मिडिल में कब होगा? आई मीन दो से इक्वल एंगल कब बनेगा? बहुत सिंपल सी बात है, जब दोनों वेक्टर्स की वैल्यू सेम होगी। बताया मैंने क्यों ऐसा होता है। एक पॉइंट को दो इक्वल वेक्टर खींचेंगे तो किसी एक की तरफ वो आखिर क्यों मुड़ेगा? जब दो तरफ से इक्वल वेक्टर है तो डेफिनेटली दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन कि दोनों एंगल बराबर तब होंगे जब जाहिर सी बात दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट एकदम 20 से पास करेगा। अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज ओके, ठीक है। वन गोल्डन रूल हमेशा ध्यान रखना, कभी भी तुमको तुम्हारा आंसर पहले ऑप्शन में दिख जाए फिर भी बाकी ऑप्शंस को एक बार ज़रूर देखना। बहुत लोग गलती करते हैं, पहला ऑप्शन देखा करेक्ट है, बाकी की तरफ नज़र भी नहीं दौड़ाया, बस टिक किया और आगे चल गए। पता चला कि आगे बहुत कहानी बची थी और मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल गया, मगर थोड़ा बाकियों की तरफ भी देख लिया जाए। अल्फ़ा मोर देन बीटा, अल्फ़ा बीटा से बड़ा है। अल्फ़ा बीटा से बड़ा होने का मतलब रिजल्टेंट कहाँ भागेगा? थोड़ा सा बी की तरफ, तभी ना बीटा छोटा होगा अल्फ़ा बड़ा हो जाएगा। रिजल्टेंट किस वेक्टर की तरफ भागता है? हम सब जानते हैं कि दो वेक्टर जब अनइक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट बड़े वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट करता है। तो अगर रिजल्टेंट बी की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि बी बड़ा होगा, तो बीटा अपने आप छोटा हो जाएगा, अल्फ़ा बड़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा से बड़ा तभी हो सकता है जब रिजल्टेंट को बी अपनी ओर खींचे, एंड फॉर दैट बी की मैग्नीट्यूड इससे बड़ी होनी चाहिए। तो बी की मैग्नीट्यूड ऐसे बड़ी है, बिल्कुल सही बात है। अल्फ़ा लेस देन बीटा, अब अल्फ़ा बीटा से छोटा हो गया। अल्फ़ा बीटा छोटा तभी हो सकता है जब ये रिजल्टेंट ए की तरफ झुके, और रिजल्टेंट ए की तरफ कब झुकेगा भाई? जिसमें पावर होगा वही झुका सकता है, सब नहीं झुका सकते। तो ए अगर अधिक मैग्नीट्यूड वाला होगा तो ही वो आर को खींच सकता है अपनी तरफ। अल्फ़ा कम हो जाएगा, बीटा बड़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा अगर कम होगा तो डेफिनेटली वेक्टर ए इज हैज़ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन बी, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है। ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये तीनों सही है। इसका मतलब कि तुम्हारा ऑप्शन क्या है? द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव। ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। हालांकि इस चीज़ को पहले भी लोग पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत बेसिक है। अगर वेक्टर्स इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज तो एंगल दोनों सेम होगा, एकदम बाइसेक्ट करेगा रिजल्टेंट। अगर अनइक्वल हैं तो जो बड़ा वेक्टर है मैग्नीट्यूड वाइज उससे एंगल छोटा बनेगा, और जो छोटा वेक्टर है मैग्नीट्यूड वाइज उससे एंगल बड़ा बनेगा। बस इसी बेसिक चीज़ को इन चार ऑप्शंस में लिख के तुमसे पूछा गया था, जो कि बहुत ही वेक्टर का बेसिक है, जो हर एक स्टूडेंट को फॉरगेट अबाउट एग्जामिनेशन यार, वेक्टर पढ़ रहे हो इतना तो पता होना चाहिए। क्या होगा, नीट होगा, फिट होगा, हटाओ उसको, इतना तो पता होना चाहिए कि वेक्टर में ये कहानी होती है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज सेम।
दो वेक्टर ए और बी है जिसका रिजल्टेंट सी है, ठीक है, जो इसको हम लोग आर कहते हैं, या सी दिया हुआ है, अच्छी बात है, जो क्या हो क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ 120 डिग्री, अब इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल भी दे दिया है, दैट इज़ 120 डिग्री, और कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शन को ध्यान से अगर देखोगे तो पाओगे कि जो रिजल्टेंट है सी, उसका ए और बी के साथ जो मैग्नीट्यूड है उनके, उस रिलेशन दिया हुआ है कि वेक्टर सी कितना होगा, रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मोर देन मॉड ए प्लस मॉड बी, मतलब दोनों वेक्टर के सम से बड़ा, ठीक है, देखेंगे अभी। रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के डिफरेंस से छोटा, या डिफरेंस से बड़ा, या डिफरेंस के बराबर, ये चार ऑप्शन है। हमें पता करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। इस बात को गौर करना कि वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 120 है, ठीक है, वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 है, उसके हिसाब से रिजल्टेंट जो सी है वो क्या हो सकता है। सुनो, तो क्वेश्चंस को अगर मैं हल्का सा डायग्राम रहेगा तुमको बताऊं तो कह रहा है कि दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल इज़ 120 डिग्री, है ना, और इनका जो रिजल्टेंट है वो है वेक्टर सी, जिसको आर बोलते हो उसको यहाँ पे सी बोला है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है जो बोलो। अब ये जो रिजल्टेंट है सी, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है कि मतलब क्या हो सकती है, ए और बी के टर्म से बता दो। जब भी हम लोग रिजल्टेंट पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम मेथड, तो वहाँ तुमको मैंने एक बहुत बेसिक सी बात बताई थी रिजल्टेंट की वैल्यू के रिगार्डिंग, कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, किस लिमिट के बियॉन्ड या किस लिमिट के बिलो नहीं हो सकती। अगर तुमको याद हो तो मैंने क्या बताया था, रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस और एडिशन के बीच में ही होता है, जो उनका सम है, मैग्नीट्यूड का सम, दैट इज सिंपल ए प्लस बी या ए माइनस बी के बीच में होता है। कभी ए प्लस बी से बियॉन्ड नहीं जा सकता, या कभी ए माइनस बी से कम नहीं हो सकता। ये वेक्टर का बहुत बेसिक सा रूल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। न कभी दोनों के सम के ऊपर जाएगा, न कभी दोनों के डिफरेंस से कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, सम के बराबर हो सकता है, डिफरेंस के बराबर हो सकता है, सम से ज़्यादा नहीं हो सकता और डिफरेंस से कम नहीं हो सकता, इनके बीच में रहेगा, हमेशा इनके बीच में रहेगा। इस छोटे से बेसिक बात को अगर फॉलो करें तो चुटकियों में आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। देखो, मॉड सी मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू की बात हो रही है, इज ग्रेटर देन मॉड ए प्लस मॉड बी। रिजल्टेंट कभी भी दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड्स है उनके सम से कतई ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर है 1, दूसरा वेक्टर है 4, तो रिजल्टेंट की वैल्यू 4 + 1 कितना होता है 5, 5 के ऊपर कभी जा ही नहीं सकता, वॉट एवर एंगल इज, फर्क ही नहीं पड़ता, एंगल अगर 0 डिग्री को तो भी 5 जाएगा, 5 के बियॉन्ड कैसे आएगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया कि रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं, जब भी होगा बराबर है छोटे पे आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा खत्म हो गया, हो ही नहीं सकता ये। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि दोनों के डिफरेंस से छोटा हो जाए। अब डिफरेंस से भी छोटा हो सकता है, डिफरेंस के बराबर हो सकता है, डिफरेंस के नीचे नहीं जाता कभी, तो दूसरा ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे अगर ये 4 और 1 है तो रिजल्टेंट इनका डिफरेंस कितना आएगा 3, 3 के कम कभी होगा ही नहीं, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, डिफरेंस से नीचे वो जाएगा ही नहीं। तो डिफरेंस से रिजल्टेंट कम नहीं हो सकता। रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के डिफरेंस से बड़ा हो सकता है, तो डिफरेंस से बड़ा तो होता ही है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था, जिस भी ऑप्शन, हमेशा चारों ऑप्शन देखो, मतलब तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाए। चौथा ऑप्शन करें वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। वेक्टर सी की वैल्यू ए और बी के डिफरेंस के बराबर भी हो सकती है, देखो बराबर तो यही है,
तो 1 और 2 तो पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी भी एंगल पर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड और फोर्थ में पॉसिबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन एंगल। अब एंगल कितना दी है 120। याद करो ये जो वेक्टर सी है रिजल्टेंट है वो डिफरेंस के बराबर हम लोग कब लेते हैं, बताया था मैंने, बताया था लेक्चर नंबर 4 जाकर देखो कि रिजल्टेंट की वैल्यू दोनों के डिफरेंस के बराबर तभी हो सकता है जब उनके बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो ये पॉसिबिलिटी है लेकिन सिर्फ 180 डिग्री पर है और हमें एंगल कितना दिया है 120 डिग्री। तो हमें रिजल्ट या कंक्लूजन ये मिला कि फर्स्ट ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, एंगल का तो कोई मसला ही नहीं है, किसी भी एंगल भी नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट ही नहीं है। ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता, ये फैक्ट नहीं है, सर पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन 3 और 4 हो सकता है लेकिन ऑप्शन 4 जो है वो इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता क्योंकि इस क्वेश्चन में एंगल कितना दिया 120 और ये जो पॉसिबिलिटी होती है वो सिर्फ 180 डिग्री पर होती है कि जो रिजल्टेंट है दोनों के डिफरेंस के बराबर कब लेते हो। वेक्टर ए में मैथ वेक्टर भी हम वेक्टर को डायरेक्ट माइनस कब करते हैं, ए इधर होगा बी पीछे होगा, डायरेक्ट माइनस कब करते हो जब अपोजिट होता है। तो वेक्टर को डायरेक्ट हम लोग डिफरेंस कब लेते हैं, वो अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री होता है बीच का एंगल, यहाँ पे 120 डिग्री दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 ऐसा नहीं कि फैक्ट नहीं है, होता ही नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता। ए और फर्स्ट और 2 तो किसी क्वेश्चन में नहीं होंगे, 4th पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता क्योंकि वो 180 पर ही होता है। तो वेक्टर को सीधा माइनस केवल तभी कर सकते हो जब वो दूसरे के अपोजिट हो, ऐसे सीधा माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहानी भी गलत है इस ऑप्शन के, इस क्वेश्चन के हिसाब से। एंड यू गॉट द राइट आंसर एज दिस वन कि मॉड सी जो है वो दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा। वो होता ही है, होता ही है, बहुत बेसिक सी बात है। आर इज ग्रेटर देन ए एंड बी का डिफरेंस होता ही है। तो ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि हमने देख लिया कौन सा गलत है, एक फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया, सेकंड को एलिमिनेट कर दिया, फोर्थ को भी एलिमिनेट कर दिया एंड यू रिमेन विथ ऑप्शन 3। तो ये भी एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस को, यार ये तो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वैसे तुमको तुम्हारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो ये तो मान लो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का, सिंपल। अब मान लो हमें इसको सॉल्व करके चेक करना हो, क्या ठीक है इसको देखते सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एंगल दिया 120, क्या कुछ मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, और देखते हैं मैथमेटिकली सॉल्व हो सकता है कि नहीं। चलो, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड। रिजल्टेंट इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सी, तो सी स्क्वायर भी कर दें, रूट हटा दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 इज -1/2, कैंसल्ड आउट, and you got c square is equal to a square plus b square minus ab। अब c की वैल्यू a square plus b square minus ab आ रही है। क्या c की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं इनके टर्म्स में? देखो, 3 ऑप्शन में a माइनस बी है, एक ऑप्शन में एक एक जो चीज़ मैं करूँगा उसका रीज़न बताऊँगा, क्योंकि मुझको नहीं करना है, मुझको तो पता है कि तरीका क्या है, कैसे करना है। ये चीज़ तुमको आना चाहिए कि यार हम इस चीज़ को कैसे करेंगे। मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करना, ठीक है नहीं होगा यार, 1 घंटे में 3 क्वेश्चन हो गए, फ़र्क नहीं पड़ता, वो 3 क्वेश्चन आने चाहिए। इतना क्वेश्चन का भंडार नहीं बनाना है कि बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन है और बच्चे पढ़ रहे, उनको इतने क्वेश्चन है कि उनको दिमागी काम नहीं कर रहा है, नहीं करना है ऐसा काम, बिल्कुल नहीं करना है। 5 ही क्वेश्चन करेंगे, 4 ही क्वेश्चन करेंगे घंटे भर में, लेकिन समझते हुए करेंगे, जिससे फ़ायदा होगा वो करेंगे। ठीक है, नाम के लिए तुमको 100 क्वेश्चन मुझको नहीं कराना है, ऐसे क्वेश्चंस करो जिससे तुमको फ़ायदा हो, सीख मिले, कॉन्सेप्ट मिले, कॉन्फिडेंस हो, क्वेश्चंस कर पाओ। सीखना है, नंबर्स नहीं बनाने हैं कि 100 क्वेश्चन कर लिया, 200 क्वेश्चन कर लिया, मगर हो एक भी नहीं पा रहे।
इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको ये चीज़ मिलेगी, हम लोग इतने क्वेश्चन भले नहीं करेंगे, हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मगर मगर वो इतने क्वेश्चन हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या सोचूंगा, यार 3 में देखो a माइनस बी है, एक में केवल a प्लस बी है, तो हम इस फॉर्मूले को a माइनस बी में ही कन्वर्ट करते हैं। भाई 3 में अब a माइनस बी, a माइनस बी में कन्वर्ट करो ना, क्या इतना सोचना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार ए बी मैंने 8 की ऐड किया, एक बार ए मैंने माइनस कर दिया। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको तुम कह सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यू विल गेट सी स्क्वायर एज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ab। बस यही तुम्हारा आंसर मिल गया। सी स्क्वायर अगर ये ना होता, बताओ, तो सी की वैल्यू क्या होती, a माइनस बी, दो तवे स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर खत्म, सी इज इक्वल टू a माइनस बी होता कि नहीं होता। लेकिन अगर मैं कुछ यहाँ पर और ऐड कर दूंगा तो जाहिर सी बात है c की वैल्यू a माइनस बी प्लस समथिंग कुछ और भी आएगी, बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा फैक्टर। जैसे एग्जांपल समझो, मैं लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तुमने एक्स इज इक्वल टू 5, दो तब स्क्वायर हट गया, एक्स इक्वल टू 5। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐड कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल 1.3, तो ये तो कन्फर्म है कि x की वैल्यू 5 प्लस समथिंग आएगी, मतलब 5 से कुछ ज़्यादा आएगी बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। तो अगर यहाँ पर पे a माइनस बी होल स्क्वायर में कुछ ऐड हुआ है तो डेफिनेटली c की वैल्यू a माइनस बी तो होगी प्लस समथिंग भी तो होगी, और भाई प्लस समथिंग c को a माइनस बी से बढ़ा देगा। तो c इज ग्रेटर देन a माइनस बी, मॉड a माइनस मॉड बी, दोनों का डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्लियर है कि c इज ग्रेटर देन a माइनस बी। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, therefore you can conclude that this one, c की वैल्यू दोनों के डिफरेंस से थोड़ी सी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन, बेसिक सा मैथड है, बेसिक सी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर था थर्ड वन। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी, और नाम मात्र क्वेश्चन नहीं है, कुछ सीख मिलेगा, ठीक है। तो टू इट फास्ट, क्वेश्चन नंबर 3 तुरंत सॉल्व करते हैं, ठीक है, जल्दी। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत बेसिक है, बहुत ही एकदम कह सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। जो भी अगर कोई थोड़ा सा भी डाउट होगा पैरेललोग्राम मेथड में, तो इन सब क्वेश्चन को करने के बाद वो बिल्कुल भी डाउट्स कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं, समझेंगे, फिर बाकी बातें तो होती रहेंगी कि यार क्वेश्चन से हमको क्या सीख मिली, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर p। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट कह रहा है कि दो वेक्टर p और q है और उनका रिजल्टेंट वेक्टर p के परपेंडिकुलर है, ठीक है। दो वेक्टर p और q होंगे, रिजल्टेंट होगा p के परपेंडिकुलर। कौन से, बहुत बड़ी सिंपल से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q। अब उस रिजल्टेंट का तुमको मैग्नीट्यूड भी दे दिया कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड q की मैग्नीट्यूड का आधा है, ठीक है। डायरेक्शन भी दे दिया कि यार p के परपेंडिकुलर है और उसकी वैल्यू भी q का आधा है, ठीक है। अब पूछा क्या है, पूछा है एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q। वेक्टर p और q के बीच का एंगल कितना होगा ये पता करना है। डायग्राम से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। डायग्राम से कहानी शुरू करते हैं, डायग्राम पे कहानी खत्म भी करेंगे, ठीक है। देखना कैलकुलेशन बहुत कम होगा, डायग्राम से ही पूरा क्वेश्चन देखो सॉल्व होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन, पहले कहता है क्या उसको देखते हैं। तो दो वेक्टर्स p और q हमने अपने मन से बना दिया, कुछ भी पता नहीं वेक्टर p कहाँ जाएगा, वेक्टर q कहाँ जाएगा, मैंने बना दिया। चलो ठीक है, अरे बहुत वो गलत होगा ना यार, देखा जाएगा उसको, गलती ना होगा, ठीक है, देख लेंगे। दो वेक्टर्स p और q मैंने बना दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है इज
इस सेंटेंस में ध्यान देना, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी। जो रिजल्टेंट है वो पी के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट को मैं पी के परपेंडिकुलर कुछ, चलो ऐसे बनाता हूँ, रिजल्टेंट को ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। रिजल्टेंट इज दिस वन, कुछ ऐसे, ठीक। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी। दो वेक्टर पी और क्यू बना दिया, उनका रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर। अब ये फिगर देखते ही एकदम दिमाग की बत्ती एकदम खुल जानी चाहिए। ऐसा कैसे सर, ऐसे हुआ कैसे? रिजल्टेंट वेक्टर्स का वेक्टर्स के बाहर कैसे निकल गया? आप तो हमको ये पढ़ाते कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर्स के बीच में ही होता है, ठीक है, पी के नज़दीक होगा, क्यू के नज़दीक होगा, लेकिन पी और क्यू के बाहर नहीं जाएगा। तो हाउ दिस फिगर इज पॉसिबल? वेक्टर आर पी और क्यू के बाहर कैसे निकल गया? यानी कि फिगर में अभी भी गलती है, फिगर सही नहीं है, मिस्टेक्स है यार। इज नॉट पॉसिबल कि पी और क्यू को बियॉन्ड चल जाए। अब हमें क्या पता, हमें कहा था कि आर की वैल्यू पी के परपेंडिकुलर, मैंने कर दिया, बाहर निकलेगा तो मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं होगा, मैं क्या करूँ, नहीं, सही करना होगा। आर पी के परपेंडिकुलर है, चलो मानते हैं, आर को जहाँ बनाया वो बिल्कुल सही जगह पे है, पी के परपेंडिकुलर था, पी के परपेंडिकुलर है। क्यू थोड़ा सा गड़बड़ है। अब आर को तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि आर पी के परपेंडिकुलर था, मैंने बना दिया। क्यू को हमें करना होगा पीछे, तो इस वेक्टर क्यू को यहाँ से तुमको हटाना होगा और सही फिगर इसका देखो यू बनेगा, कुछ ऐसे। अब तुम कह सकते हो कि सर ये अपने ऐसा क्यों किया, आपने फिगर शुरुआत में ऐसा क्यों नहीं बनाया? फिर वही कहूँगा, मुझे नहीं बनाना है, मुझको तो पता है कि फिगर से बनता है, लेकिन तुमको सीखना है कि यार ऐसे हम बनाएंगे तो इसमें ये गलती है, इसको यूँ करेक्ट करना होगा। तो यहाँ से एक बात और पता चली कि अगर कभी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो जो दूसरा वेक्टर होगा वो उसका बियॉन्ड होगा, ये तो कन्फर्म है। और बीच का जो एंगल होगा, ये जो पी और क्यू के बीच का एंगल है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि पी और क्यू के बीच का जो भी एंगल होगा वो 90 से हमेशा ज़्यादा होगा, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है कि कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो दूसरा वेक्टर तो पहले आर के तो बाहर निकल जाएगा कन्फर्म, क्योंकि दूसरा वेक्टर यहाँ तो हो नहीं सकता, जब भी होगा वो इसके उधर ही होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि रिजल्टेंट एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो समझ जाना दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी एक फैक्ट है जो हमेशा अपने इस चीज़ पर कायम रहेगा। तो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू पूछा गया था, जो साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी होगा 90 से ज़्यादा ही होगा। तो ये चौथा ऑप्शन 75 डिग्री, वो तो हमारा पहले ख़त्म हो गया कि 75 डिग्री इज़ नॉट पॉसिबल, कोई जब भी एंगल होगा 90 से ज़्यादा होगा। एग्जैक्ट कितना होगा वो चेक कर लेते हैं, ऑप्टिक्स एंगल है कितना होगा चेक कर लेते हैं। बट चेक करने के पहले हम लोग करते क्या है कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम जो मेथड पढ़े थे उसको पहले पैरेललोग्राम पूरा करते हैं। तो पैरेललोग्राम में दो साइड देख ही रहे हो, रिजल्टेंट ये तुम्हारा बन ही गया, दो साइड और ड्रॉ कर दो। तो यहाँ में जो ड्रॉ करूँगा वो पी के इक्वल और पैरेलल, और यहाँ जो ड्रॉ करूँगा वो क्यू के इक्वल और पैरेलल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए एक साइड यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये साइड पी के इक्वल और पैरेलल, और एक साइड यहाँ ड्रॉ कर दिया, और ये साइड जो तुम्हारा होगा वो क्यू के इक्वल और पैरेलल। तो बन गया हमारा ये पैरेललोग्राम। क्लियर है? दो साइड थे, दो और बना दिया, बन गया पैरेललोग्राम। और यही डायगोनल है, और यही डायगोनल इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी है जिसके बारे में बात हो रहा था। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिगर को देखो और संतुष्ट हो जाओ पहले कि हाँ जो है वो सही है। फिर से बताता हूँ, देखो
दो वेक्टर्स पी और क्यू, ठीक है, उनका रिजल्टेंट आर, ठीक है, वो पी के परपेंडिकुलर, पी के परपेंडिकुलर, ठीक है, बन गया फिगर हमारा। अब ये जो एंगल पी और क्यू के बीच है, जो साफ दिखाई दे रहा है कि 90 से ज़्यादा होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, पहले एक पैरेललोग्राम पूरा कर दिया। यहाँ जो साइड खींचा वो पी के इक्वल और पैरेलल, यहाँ जो ड्रॉ किया वो क्यू के इक्वल और पैरेलल, तो बन गया मेरा ये पैरेललोग्राम। अभी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और है जो हम लोग अब तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की वैल्यू। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कह रहा है कि एंड इट्स जो है वो रिजल्टेंट के लिए यूज़ किया गया है, इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो क्यू के मैग्नीट्यूड का आधा है, साफ क्वेश्चन में कह रहा है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्यू के मैग्नीट्यूड का हाफ है। क्यू की जो वैल्यू एज्यूम करोगे आर उसका आधा हो जाएगा। तो जब कुछ एक्स लोगे x/2 हो जाएगा, y लोगे y/2 होगा, q लोगे q/2 हो जाएगा। q की जो वैल्यू है r उसका हाफ है। तो हम लोग अपनी चीज़ों को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, सिंपल रखने के लिए q की वैल्यू को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। चलो, तो q की वैल्यू इज़ 1, तो r की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है अगर ये 1 है तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, उसका आधा हो जाएगा। हमें p और q के बीच का एंगल पूछा था। याद करो, इसमें से ये एंगल अगर हम निकाल लेते हैं थीटा, अगर ये एंगल भी फाइंड कर लेते हैं थीटा, तो इस थीटा में 90 ऐड कर देंगे बाद में, तो p और q के बीच का एंगल हमको मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमें p और q के बीच का एंगल चाहिए, थीटा फाइंड कर लो, 90 उसमें ऐड कर देना। अब ये थीटा फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए ट्रायंगल को देख लो। अब ये जो ट्रायंगल तुम्हारा बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90। तो तुम्हारा ट्रायंगल कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 1/2। तो कॉस में 1/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 हो गया, तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। तो P और Q के बीच का जो फुल एंगल पूछा था 60 + 90 इज इक्वल टू 150। देयरफॉर यू कैन राइट एंगल बिटवीन P and Q is 90 plus 50, sorry 90 plus 60 is equal to 150। 90 plus 60 जो फुल एंगल आएगा वो कितना होगा, 160। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्या सीख मिली इस क्वेश्चन से? पहले सीखिए मिली कि दो वेक्टर्स में से रिजल्टेंट अगर किसी एक के परपेंडिकुलर है तो दूसरा उसके बाहर निकल जाएगा, एंगल बीच का ऑब्ट्यूस हो जाएगा, 90 से अधिक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, हमारा पहला काम होगा कि फिगर सही बना के रखें। अच्छा, अब ये देख लिया कि फिगर ऐसे बनेगा, अब अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सीधे इसी फिगर को ड्रॉ करेंगे, अब गलत नहीं बनाएंगे। वो तो गलत मैंने जानबूझ के बनाया ताकि एक 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 नॉर्मल बच्चा इसको समझ सके कि हम क्या सोचते हैं, क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ता है, हम कैसे आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हमेशा से एक ही बात रही है, क्वेश्चन के नंबर्स नहीं गिनने हैं कि 10 क्वेश्चन करा दिया, 20 क्वेश्चन करा दिया, 4 ही 5 करेंगे, मगर ठोस क्वेश्चंस करेंगे जिससे कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा हमको। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था, कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चन थे, ठीक है, बेसिक थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, अभी और कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम जितने क्वेश्चंस करने हैं वो हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चंस पे करते हैं ताकि जो एक डायग्राम बनते हैं रिजल्टेंट के वेक्टर के साथ, पहले वो अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए, एंगल्स का रिलेशन क्लियर हो जाए। ठीक है,
तो क्वेश्चन फोर्थ भी वैसे ही लगभग मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू, दो वेक्टर पी और क्यू है। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी, रिजल्टेंट वेक्टर पी के परपेंडिकुलर है। एक बार गलती कर चुके हैं, लेकिन अब फिगर कैसे बनता है अब समझ चुके हैं, तो अब डायरेक्ट हम लोग अब सही फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखा जाए बाद में, पहले फिगर ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर पी और ये हो गया वेक्टर क्यू। ठीक, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर पी के परपेंडिकुलर होगा, जैसा कि हम जानते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रिजल्टेंट जो है वो किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो समझ जाना कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 से ज़्यादा बनने वाला है, मतलब हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो। तो अब इसको एक बार देख के समझ गए, तो अब फिगर गलत क्यों बना? शुरुआत से ही दिखाएंगे बीच का एंगल 90 से ज़्यादा होगा और रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर भी दिखा दिया। तो अब जब समझ गए हैं तो अब तो गलत नहीं करेंगे, वो तो तुमको समझाना था, तुमको सिखाना था, जानबूझ के फिगर गलत बना के तुमको सही करवाया मैंने। अब जब सीख चुके हो तो सीधे सही फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया दो वेक्टर पी और क्यू, इनका रिजल्टेंट आर जो कि पी के परपेंडिकुलर है, वो भी ठीक है। अब यहाँ तक बन ही गया है तो दो साइड और बना करके पैरेललोग्राम को पूरा ही कर लिया जाए। ठीक है, तो एक साइड मैं यहाँ ड्रॉ कर दिया पी के इक्वल और पैरेलल, और एक साइड यहाँ ड्रॉ कर दिया जो कि क्यू के इक्वल और पैरेलल। तो बन गया हमारा ये पैरेललोग्राम। पूछा क्या, ये तो हमारा ठीक है, जो गिवन था उसके हिसाब से बात करिए। पूछा क्या, इट्स मैग्नीट्यूड इज 3/5 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी कह दिया है कि जो क्यू की मैग्नीट्यूड है उसका 3/5। तो क्यों ना क्यू की वैल्यू को 1 मान ले, तो अगर क्यू की वैल्यू 1 है तो 1/1 का 3/5 ही होगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 3/5, क्यू की वैल्यू का 3/5, और पी के परपेंडिकुलर तो है यही। फाइंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल पता करो। एंड एक एडिशनल चीज और पूछ लिया, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड क्यू। जो पी और क्यू दोनों वेक्टर है, इनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो भी तुमको बताना है। दैट इज मॉड पी बाई मॉड क्यू, मतलब दिस और दिस लेंथ का रेशियो तुमको बताना है क्या होगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिया है, पी के परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट की वैल्यू भी दिया है, क्यू के वैल्यू का 3/5 है। तो जैसा वहाँ किया फिर वही करते हैं। हमें पूरा एंगल क्यों पता करना, हमें जब ये एंगल 90 पता है तो ये एंगल पता करके 90 को ऐड कर दे, पी और क्यू के बीच का एंगल फट से निकल आएगा। तो पूरे एंगल के चक्कर में ना पड़ के हमारा फोकस इस एंगल पे होना चाहिए। ये एंगल मिला, हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि आंसर नहीं होगा, 90 उसमें ऐड करना होगा, मगर शुरुआत तो वहीं से होगी। लेट अस कॉल दिस एंगल थीटा, और ये एंगल 90 है। 90 के सामने क्या हो, हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बेस पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, कॉस लगा सकते हैं। तो फ्रॉम फिगर यू कैन से कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 3/5/1 इज इक्वल टू 3/5। अब कुछ दिन पहले तुमको मैंने दो एंगल की वैल्यू फाइंड करवाई थी, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। अगर याद हो तो नहीं, लेक्चर में 4 जाके अच्छे से देखो, एंगल से याद करो। कॉस में 3/5 वैल्यू जो होती है वो बच्चों 53 डिग्री पर होती है। ठीक है, साइन में 3/5 37 डिग्री पर होता है, कॉस में 3/5 53 डिग्री पे होगा। देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। अब वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच एंगल निकालने के लिए इसमें 90 तुमको भी और ऐड करना होगा, इज इक्वल टू 53
प्लस 90, दैट मीन्स 143 डिग्री। ठीक है, तो वेक्टर पी और क्यू के बीच का एंगल पूछा गया, तो जो कितना आ गया 143 डिग्री। सिंपल सा है। लगभग 90% क्वेश्चन तो एकदम क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम मिरर इमेज है। जो दिया था उसको डायग्राम ड्रॉ कर लिया, आर की वैल्यू क्यू का 1/5 3/5 था वो कर लिया, और फिर सिंपल फॉर्मूला कॉस थीटा का निकाल दिया। इस एंगल में 90 ऐड कर दिया, तो हमको तो पता था पहले से ही कि एंगल जो भी आएगा वो 90 से अधिक आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है तो क्लियर था पहले से, दैट इज 143 डिग्री। अभी एक काम और बचा है कि पी और क्यू के मैग्नीट्यूड का रेशो बताओ कितना होगा, मतलब मॉड पी बाई मॉड क्यू। पी और क्यू के मैग्नीट्यूड का रेशो कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो पी और क्यू के मैग्नीट्यूड का रेशो कैसे निकालते देखो। क्यू को तो 1 मैंने मान ही लिया था पहले, है ना। अब क्यू को 1 मानने पर पी की वैल्यू कितनी आएगी ये हम पता कर लेते हैं। तो ये है पी, हमें ये एंगल मिल चुका है। ठीक है, तो क्यों ना साइन थीटा लगा के काम कर लिया जाए। अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है कि नहीं। पी बाई क्यू, भाई तुमको फाइंड भी करना था अगर ध्यान दो तो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पे कौन है पी, हाइपोटेनस पे कौन है क्यू, तो पी बाई क्यू तुमको फाइंड ही करना था। ये पी क्यू का हुआ क्योंकि ये इसके इक्वल है और पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये पी है ये भी पी होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा मतलब साइन 37 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। देयरफॉर साइन 37 कितना हुआ 3/5, तो 3/5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, यानी कि पी इज टू क्यू हमें पूछा गया था 3/5। तो सीधा पी और क्यू के मैग्नीट्यूड का रेशो पूछा था, जो सीधा कितना आ गया 3/5। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 4। जल्दी कॉपी करो, क्वेश्चन 5 की तरफ तुरंत चलेंगे। ठीक है, जल्दी चलो अब चलते क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 भी जानबूझ के मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिया है, कुछ और बातें भी और क्लियर हो जाए, जो मन में का डाउट है वो भी इससे कुछ से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन का द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अब तो यहाँ पे तुम बैठ चुका है कि ऐसे क्वेश्चंस का फिगर कैसे बनता है। अगर रिजल्टेंट कभी भी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर के बीच हमेशा एंगल 90 से ज़्यादा बनेगा, एंगल ऑब्ट्यूस होगा, फिगर कुछ ऐसे बनेगा। तो जो अब तक सीखा फिर से वैसा ही डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब इनका रिजल्टेंट कह रहा है कि इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, इनका रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, कर दिया। दिस रिजल्टेंट जो ए के परपेंडिकुलर है। अब कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है इज ऑल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर तो वही है, इसकी वैल्यू भी ए के बराबर ही है। ठीक है, रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर भी है और रिजल्टेंट की वैल्यू ए के बराबर भी है। ठीक है, चलो रिजल्टेंट की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले पैरेललोग्राम को पूरा कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक साइड ड्रॉ करोगे ए के इक्वल और पैरेलल, और यहाँ पे भी एक साइड ड्रॉ करोगे बी के इक्वल और पैरेलल। ठीक है, बन गया पैरेललोग्राम। अब रिजल्टेंट की वैल्यू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो क्यों ना हम रिजल्टेंट वेक्टर ए की वैल्यू को 1 मान लें। अगर ये वैल्यू 1 होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी 1 होगी, इक्वल है। और ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कितना होगा √2। ये √2 होगा तो ये भी √2 होगा, दोनों वैल्यू सेम है, पैरेललोग्राम है।
ये अगर 1 है तो ये 1 होगा। पैरेललोग्राम है, दोनों वैल्यू ये इसके सेम होगा, ये इसके सेम होगा। तो पैरेललोग्राम के चारों साइड्स की मेरी वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ। तो फिर वही बात मैं कहूँगा कि इस अंदर वाले एंगल को देख लो, बाद में उसमें 90 ऐड कर देना, काम खत्म होगा। सिंपल सा बात है। अब इस एंगल को मान लिया मैंने थीटा। अब थीटा कैलकुलेट कर लो, 90 ऐड कर दो, ए और बीच के बीच का एंगल निकल जाएगा। अभी थीटा कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो भाई तीनों साइड तुमको पता है, साइन कॉस टेन जो मन लगाओ, क्या करना है सब तो पता ही है। तो टेन लगाते हैं। चलो अगर मैं टेन थीटा लगाऊँ तो टेन इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 1/1 इज इक्वल टू 1। और टेन थीटा 1 मतलब कितना हो गया? 45 डिग्री। तो 45 ये, 90 ये, देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135। 45 प्लस 90 तो फुल एंगल कितना होगा? 135 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ तुरंत चलते हैं। ठीक है, जल्दी। तो ऐसा बच्चों आज हम लोग स्टॉप करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो मॉड ए मैथ्स भी हम लोग को जिसमें क्वेश्चन करने हैं वो हम लोग एक अलग क्लास में करें, और उसके पहले कुछ और बेसिक बातें हैं वो भी सीखने के बाद ही हम लोग ये चीज़ें करें तो बेहतर होगा। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देखा तो मुझको लगा कि होल्ड करके हम लोग पहले कुछ बातों को सीख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग स्टॉप करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ इन लेक्चर नंबर 6। तब तक इन लेक्चर्स को देखो, प्रिपेयर करो, पीपीएस सॉल्व करते रहो। पीपीएस के सॉल्यूशन वीडियो जल्दी ही तुमको मिलेंगे, और पीपीएस 2 यूनिट्स मेजरमेंट का जल्दी रेडी होकर अवेलेबल होगा। बाकी कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।